हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज हमारे ब्लाउज मास्टर क्लास का फर्स्ट डे है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एक्साइटेड जरूर होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की वजह से आज मेरे फर्स्ट डे में ही 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी मुझे जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो इतना प्यार दे रहे हैं, और उसके बदले मैं भी आप लोगों को पूरे दिल से जो काम सिखा रही हूँ, पूरे दिल से सिखाने की कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक चीज़ें। सिलाई से रिलेटेड हम बेसिक चीज़ें ही आप लोगों को बताने वाली हूँ, जितनी ज़रूरत हमारी इसमें पड़ती है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा मेरे बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। मैं हूँ विनीता, मैं मुंबई में रहती हूँ। मुझे 18 से 20 साल का सिलाई का एक्सपीरियंस है। तो इतने सालों में मैंने जो सीखा है, जिन गलतियों की वजह से मैंने सीखा और यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, उन चीज़ों को आप लोगों को शेयर करूँगी। गलतियाँ भी मैं आपको शेयर करूँगी और जो मैंने सीखा है वो भी शेयर करूँगी, जिससे कि आप गलतियों से कुछ सीख सकें। गलतियाँ करने के बाद मेरे को जो इतना लंबा टाइम लगा है, ये सब चीज़ों को बताऊँगी तो आपको इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। जो भी चीज़ें मैं वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी तो आप लोगों को कम टाइम लग सकता है। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको काम अच्छे से सीखना है, आपके काम को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप जो भी क्लासेस कर रहे हैं, आप मेरी क्लास कर रहे हो या किसी और की क्लास कर रहे हो, तो आपको एक बंदे को ही पकड़ के काम सीखना पड़ेगा। अगर आप 4-5 लोगों को मिक्स करके करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। क्योंकि मैंने जो 10-15 साल पहले गलतियां करी थी ना, शायद इन गलतियों की वजह से ही मैंने सीखा हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ बता रही हूँ। 4 क्लासेज करने की बजाय हम एक ही क्लास को पकड़ के करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। कटिंग का तरीका सभी का अलग अलग रहता है, थोड़ा सा मेथड अलग रहेंगे, लेकिन रिजल्ट लास्ट में एक ही आता है। जब क्लास कर रहे हो तो एक क्लास को पकड़ के आपको करना है। चाहे तो आप पहले 6 मंथ तक उसको कर लीजिए, उसके बाद आप चाहे किसी और का कर लीजिए, बाद में सीख लीजिए। बीच में मिक्स करेंगे तो मिक्स करने से गड़बड़ होती है। जो हमारी प्रॉब्लम आती हैं ब्लाउज वगैरह, हम बहुत सारे, मैंने भी ये गलतियां करी हैं। मैं बहुत अलग अलग लोगों को देखती थी, फिर एक बार ब्लाउज सही बनेगा लेकिन बाद में दूसरा ब्लाउज जरूर गलत बनता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है। जब हम एक क्लास कर रहे हैं तो पहले वो क्लास कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद आप दूसरे को फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम आगे की वीडियो शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में हम पहले सीखेंगे माप लेने के क्या तरीके होते हैं, कितने तरीके से हम नाप लेते हैं। उसके बाद मैं सिलाई में यूज होने वाले टूल्स के नाम के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कितने रेट तक आपके ये आ सकते हैं और उनका क्या यूज होता है, वो सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम आगे की वीडियो शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मेजरमेंट का मेथड समझेंगे, कितने तरीके से हम माप ले सकते हैं, क्या मेथड रहता है माप लेने का। सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए नाप लेने का सही तरीका सीखना। तो नाप लेने के 2 मेथड रहते हैं, आप इसे हिंदी में तरीका बोल सकते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेजर सिस्टम, यानी कि सामने से खड़े होकर नाप लेना। सामने से खड़े होकर नाप कैसे लिया जाता है, जब आप टेलर के पास जाते हैं या आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट मेजर सिस्टम। दूसरा तरीका है चेस्ट मेजर सिस्टम। इसमें केवल चेस्ट के हिसाब से नाप लिया जाता है। इसमें केवल चेस्ट का नाप का पता होता है और उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे मेजरमेंट निकाल लेते हैं। तो चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग रेडीमेड कपड़ों में ज़्यादातर कटिंग होती है, क्योंकि रेडीमेड हम कपड़े लेने जाते हैं वो हमारे बॉडी का मेजरमेंट तो नहीं लिए रहते हैं। हम जब भी लेते हैं तो साइज के हिसाब से 32 साइज़, 38 साइज़, 42 साइज़, ये साइज़ देख के हम लोग ड्रेसेस परचेज करते हैं। अब ये जो भी ड्रेसेस बने रहते हैं उनके पास केवल चेस्ट का ही मेजरमेंट होता है, तो चेस्ट के अकॉर्डिंग सभी मेजरमेंट वो निकाल लेते हैं। तो इस मेथड को ज़्यादातर रेडीमेड में ही यूज किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेजरमेंट लेने के दोनों सिस्टम पता चल गए होंगे।
अब मैं आप लोगों को सिलाई के कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में जानकारी दूंगी। अब मैंने इम्पोर्टेंट टूल ही क्यों बोला, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिलाई में इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि बहुत सारे सेट बने हुए रहते हैं। तो सेट हमारे पूरे काम के ही नहीं रहते हैं। बहुत बार हम चीज़ें लेके आ जाते हैं, लेकिन उसमें से एक या दो चीज़ यूज करते हैं, उसके बाद और चीज़ें उसकी पड़ी हुई रह जाती हैं। तो इसलिए हमें जितनी ज़रूरत है हम वही चीज़ को लेंगे। तो सबसे पहले आता है फैब्रिक। अगर आप कस्टमर का काम लेते हैं तो आपके पास फैब्रिक कटिंग के लिए आ जाता है। अगर आप अभी कस्टमर नहीं लेते हैं, आप अपना बनाते हैं, तो आपको खुद के लिए फैब्रिक लेना पड़ेगा। ब्लाउज बनाते हैं तो ब्लाउज के हिसाब से फैब्रिक लेना है, और अगर आप ड्रेस बनाते हैं तो फिर ड्रेस के अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक लेना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर हैं, डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप वाइट शीट पेपर ले सकते हैं, या वाइट शीट नहीं लेना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, उसके ऊपर स्टार्टिंग में कटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सीजर। तो सीजर के लिए भी मुझे वंदना बुटीक में किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैं कौन सी सीजर यूज करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसका कोई कंपनी का नाम तो नहीं है इसमें, लेकिन ये 10 नंबर की सीजर है, और इसके हैंडल में सिलिकॉन लगा हुआ है। जो सिलिकॉन की रबर आती है वो लगी रहती है, जिससे कि जब हम कटिंग करते हैं तो हमारे हाथ में निशान नहीं बनते हैं। तो हम आराम से इसको पकड़ सकते हैं, और इसका वेट भी कम रहता है। अगर आप इससे बड़ी लेना चाहते हैं तो 12 नंबर की सीजर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये 10 नंबर की ली है। ये कंफर्टेबल है, इसका वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा, आप पेपर कटिंग के लिए एक छोटी सीजर ले सकते हैं। जब भी आप पेपर कटिंग करें या कोई कैनवास पेपर कटिंग करें, हार्ड पेपर कटिंग करें, तो आप दूसरी सीजर का यूज करें। तो इस सीजर को थोड़ा सा गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि जब गिरती है तो उसके धार जल्दी ख़राब हो जाती है, और इसके नट्स भी लूज हो जाते हैं। और बिना धार लगाए फिर हम इसको दोबारा अगर चलाते हैं तो बीच बीच में रुक के चलती है, फिर बार बार हमारा कपड़ा उसमें अटकता है। इसके लिए गिरने से थोड़ा हैवी सीजर्स को बचाना है। अब हो सकता है कई लोग रेट्स के लिए पूछेंगे, तो ये सीजर को मुझे 5-6 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। सेम इसी के जैसे एक दूसरी सीजर है, वो मैं पहले लाई थी, ये 2nd नंबर में लेके आई हूँ। जो पहले की सीजर्स आती थी वो थोड़ी वेट में ज़्यादा होती थी। जैसे जैसे नई सीजरें आती जा रही हैं वैसे वैसे इनका वेट थोड़ा सा कम रहता है। तो इस सीजर को मैंने 500 के आसपास में कुछ ख़रीदा हुआ है। ये बहुत टाइम पहले की है, हो सकता है अभी रेट थोड़े कम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है टेलरिंग चौक। तो यहाँ पर आप बॉक्स देख रहे हैं, तो आप इस तरीके से बॉक्स लेंगे ना तो इसमें अच्छा है, हमको रखने के लिए भी अच्छा रहता है। इसमें बीच बीच में स्पॉन्ज रहता है, जिसकी वजह से हमारी चौक टूटती नहीं है। अगर आप सिंगल पीस लेंगे तो फिर सिंगल पीस आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो बॉक्स आपको 15 रुपीज़ से लेके 20 रुपीज़ या 25 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि जगह जगह का भी फ़र्क रह सकता है। और चौक में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी लेनी है। अगर आप सस्ता लेने की कोशिश करेंगे, जैसे 10 रुपीज़ का बॉक्स भी आता है, लेकिन जो उसके कलर रहते हैं वो एक बार हम कपड़े में लगाएंगे तो वॉश करने के बाद जाता नहीं है। इसके लिए आप 2-4 रुपये का फ़र्क मत देखिए, क्योंकि बहुत बार लाइट कलर आते हैं, अगर हम उसमें थोड़ा भी डार्क कलर लगा देंगे तो फिर उसमें से कलर नहीं निकलता है। इसके लिए आपको चौक की क्वालिटी देख के लेनी है। नेक्स्ट है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप भी 2 टाइप के आते हैं, एक आता है प्लास्टिक का और ये है फैब्रिक का। तो इसे हम कितना भी फोल्ड करेंगे तो इसमें साइड से क्रैक्स वगैरह नहीं बनते हैं। प्लास्टिक वाले में जल्दी से क्रैक आता है तो वो किनारे से पूरा फटना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, उसमें नंबर लिखे रहते हैं तो वो नंबर जल्दी ही मिटने लगते हैं, क्योंकि बार बार हमारे हाथ लगने से प्लास्टिक के ऊपर का लिखा हुआ मार्किंग पूरा मिट जाता है। फैब्रिक वाले मेजर टेप में मार्किंग जल्दी से मिटती नहीं है, ये काफ़ी टाइम तक चलता है, इसकी मार्किंग में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपका मेजर टेप साइड से क्रॉस में फटने लगता है तो आपको उसको चेंज कर लेना है। कई बार मैंने शॉप्स में देखा है, जब हम अस्तर लेने जाते हैं या कहीं पे फैब्रिक कटिंग करवाते हैं तो उन लोगों का मेजर टेप फटा हुआ रहता है, लेकिन वो सेलो टेप से उसे वहाँ पे स्टिक करके रखते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। हम लोग कपड़ा कटिंग करते हैं, ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं, तो कभी भी हमारा वहाँ पे 19-20 हो सकता है। इसके लिए अगर मेजर टेप फटने लगती है तो हमें उसे चेंज कर लेना है।
रेट की बात करें तो प्लास्टिक वाला शायद 10 रुपीज़ का आता है और ये फैब्रिक वाला 20 से 25 रुपीज़ तक आ सकता है। मैं बॉक्स लेके आती हूँ तो इसके लिए मुझे सिंगल पीस का रेट नहीं मालूम है, तो शायद आप 20 रुपीज़ पकड़ के चल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच कर्व। अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर्स के लिए फ्रेंच कर्व बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बिगिनर हाथ से सही तरीके से शेप नहीं दे पाते हैं। हम लोग आर्मोल का शेप लगाते हैं या नेक में शेप लगाते हैं तो सही तरीके से शेप नहीं दे सकते हैं। इसके लिए अगर आप फ्रेंच कर्व लेंगे तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है आर्मोल को शेप लगाने के लिए और नेक का शेप लगाने के लिए। अगर इसके रेट की बात करें तो ये मैंने 30 रुपीज़ में लिया हुआ है। अब इसमें क्वालिटी भी आती है, आप इससे थोड़ा और कॉस्टली लेना चाहेंगे तो हो सकता है इससे कॉस्टली भी मिले और इससे कम रेट में भी मिल जाता है। 20 रुपीज़ में भी एक प्लेन वाला मिल जाता है। जैसा रेट रहेगा क्वालिटी भी आपको वैसी ही मिलेगी। आपको 100 रुपीज़ में भी मिलेगा तो आपको उसमें क्वालिटी दिखेगी। 30 रुपीज़ में लिया हुआ, 100 रुपीज़ में लिया हुआ क्वालिटी अपने आप दिख जाती है। तो आप एक इसे परचेज ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे काफ़ी हेल्प होती है शेप लगाने के लिए। नेक्स्ट है ट्रेसिंग व्हील। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है सिलाई के लिए, क्योंकि हम जब भी हमारी फिटिंग वाली लाइन लगाते हैं, कभी भी हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो हम फोल्ड करके कटिंग करते हैं। जैसे ब्लाउज का बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं तो हम उसको फोल्ड करते हैं और साइड में जब हम एक साइड में फिटिंग वाली मार्किंग लगाते हैं तो उसके बैक साइड में सेम जगह में मार्किंग लगनी चाहिए। सेम तरीके से हमें ड्रेस में मार्किंग करने के लिए चाहिए। बैक साइड में डार्ट लगता है, कटोरी ब्लाउज की हम कटिंग करते हैं तो उसके लिए भी हमें ट्रेसिंग व्हील की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आप एक ट्रेसिंग व्हील ज़रूर ले लीजिए। इसको गरारी भी बोलते हैं कई लोग फिरकी भी बोलते हैं। रेट की बात करें तो 10 रुपीज़ से 15 रुपीज़ के बीच में ये आ जाएगा। नेक्स्ट है मार्कर। जब हम पेपर कटिंग करेंगे तो उसके ऊपर मार्किंग करने के लिए हमें मार्कर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मार्कर ले सकते हैं, 1 या 2 जो जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं। नेक्स्ट है पिंस। इसे आप टाचनी भी बोल सकते हैं। तो जब हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसको चारों तरफ से लगाने के लिए अच्छा रहता है। जब हम फेविकॉल लगाते हैं तो फेविकॉल के टाइम पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार मैं फेविकॉल भी लगाती हूँ, लेकिन जब हम चारों तरफ से इसको फिक्स करते हैं, फिर कच्चा करते हैं, तो उस टाइम पे हम पिन लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा फैब्रिक क्रॉस ना हो, बराबर तरीके से हमारे अस्तर के साथ में रहे। और कई बार हम लोग जब डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं या कुछ ऐसे डिजाइन्स बनाते हैं तो नेक का सेंटर हमारा बराबर तरीके से कैनवास के सेंटर के साथ अटैच रहे, तो उस टाइम पे भी हमारी पिंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। 10 से लेके 15 रुपीज़ में ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्केल सेट। तो इसमें 4 स्केल आती हैं और मैं इसमें एक एक करके आपको सबके बारे में बताती हूँ। अब ये वाला स्केल जो है ये मैं सबसे ज़्यादा यूज करती हूँ। इसके एक साइड में स्ट्रेट है और दूसरी साइड में शेप है, तो ये मेरे ब्लाउज के उसमें भी काम आ जाता है। ड्रेस के लिए मैं करती हूँ तो ड्रेस के लिए भी काम आ जाता है। तो 2 स्केल का काम ये अकेले ही एक स्केल करता है, तो ज़्यादातर इसी का मैं यूज करती हूँ। ये है पूरा स्ट्रेट वाला, दोनों साइड में पूरा स्ट्रेट है, लेकिन इसका मेरा यूज बहुत कम है, क्योंकि इसकी जगह में मैं पहले वाले स्केल को ही स्ट्रेट के लिए यूज कर लेती हूँ। तीसरी स्केल आती है लेग स्केल। ये चूड़ीदार के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। चूड़ीदार जब हम सलवार की कटिंग करते हैं या चूड़ीदार स्लीव्स की भी कटिंग करते हैं तो उसके हिसाब से इसमें शेप बना रहता है, तो ये भी जब चूड़ीदार की कटिंग करती हूँ तभी यूज होता है। और ये वाला स्केल है पैंट कटिंग के लिए। तो सबसे ज़्यादा हम पैंट कटिंग में इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसका शेप जो बना रहता है हमारे थाइज के हिसाब से, या जो प्रॉपर पैंट की कटिंग होती है इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको पैंट कटिंग के लिए यही स्केल लेनी है। अब आप इसे अगर सिंगल लेंगे तो आपको ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। सिंगल लेते हैं तो हम सिंगल में आपका ये चारों के बराबर लगभग वही रेट आ जाएगा, और आप ये 4 का सेट लेते हैं तो आपको ये अच्छा पड़ेगा, क्योंकि वो स्केल भी कभी न कभी हमारी काम आ जाती हैं। बाई चांस कभी अचानक से कोई टूट गई तो हम स्ट्रेट वाले स्केल को तो यूज कर सकते हैं, और जो दूसरा लेग स्केल है उसको हम शेप के लिए यूज कर सकते हैं। इसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, शॉप में मैंने 1-2 बार देखा था तो मुझे मिला नहीं। उधर एक ट्रांसपेरेंट वाला मिला था, लेकिन उसका कलर और ये जो इसमें मार्किंग रहती है वो जल्दी ही निकल जाती है, और इस स्केल को हम कितना भी यूज़ करेंगे ना, इसका ये मार्किंग वगैरह बिल्कुल भी मिटता नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा ये थ्रेड।
तो धागा हमें कैसा लेना चाहिए, कंपनी का धागा होना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि धागा हमारा किस तरीके का होना चाहिए। जब हम इस तरीके से इसे चेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ने में हमारा जोर लगना चाहिए, एकदम से जल्दी नहीं टूटना चाहिए। और आपको धागे को चेक कर लेना है, हल्का सा तोड़ के देखना है, उसको तोड़ने में थोड़ा सा जोर लगना चाहिए। अगर उसमें हल्के हल्के से रोए जैसे आपको दिख रहे हैं तो फिर आपको उसको लेना नहीं है, क्योंकि जब हम सुई में डालते हैं तो बार बार हमारी सुई के यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे से रोए इकट्ठे होते हैं और हर 30 सेकेंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में धागा टूटने लगता है। तो बार बार हम लोग धागा टूटते रहेगा तो काफ़ी डिस्टर्ब होता है सिलाई के टाइम पे। तो इसके लिए आपको कंपनी वाला धागा लेना है। अगर आप बाहर के कस्टमर का काम लेते हैं तो आप इस तरीके से बॉक्स ले सकते हैं। बॉक्स में काफ़ी कलर्स आ जाते हैं, इसमें 100 पीस तो आते हैं और एक ही कलर के 4 धागे इसमें रहते हैं। तो इसी तरीके से लाइट कलर का अलग बॉक्स आता है। अगर आप बुटीक चलाते हैं या आप कस्टमर के काम लेते हैं, आपके पास रेगुलर कस्टमर आते हैं, तो आप इस तरीके के बॉक्स ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है और थोड़ा रेट भी कम पड़ जाता है, लेकिन बार बार हमको जाने का टाइम बचता है। हम एक एक धागे लेके ले जाएंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। अगर आप पर्सनली अपना घर का काम कर रहे हैं तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंगल सिंगल पीस ले सकते हैं। अगर आप बाहर के कस्टमर का काम लेते हैं तो आप इस तरीके से बॉक्स ले सकते हैं। आपका काफ़ी अच्छे से यूज भी हो जाएगा और हर बार एक एक धागा लाने से टाइम भी बचता है। नेक्स्ट है हुक। तो हुक भी आपको ऐसे लाने हैं, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के हुक लाने हैं जो कि जल्दी बेंड ना हो। कई बार मेरे पास कुछ जो कस्टमर मेजरमेंट के लिए ब्लाउज लेके आते हैं तो उनके हुक पूरे पीछे की साइड में बेंड हुए रहते हैं। एक बार में आराम से हुक पीछे की साइड में बेंड हो जाता है। तो इस तरीके की क्वालिटी आपको नहीं लेनी है। थोड़ा सा 5-10 रुपये ऊपर का जाएगा, लेकिन क्वालिटी आपको अच्छी लगानी है, क्योंकि अगर आपको कस्टमर को पकड़ के रखना है तो आपको चीज़ें अच्छी लगानी है, क्योंकि हुक में जंग भी बहुत जल्दी लग जाता है। नेक्स्ट है रिवर्सिबल टेप। तो इसका भी मेरा आजकल काफ़ी यूज होता है। जब भी हम डिजाइनर ब्लाउज बनाते हैं, कई बार हमें तुरंत हेमिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो तुरंत हेमिंग करना कई बार मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं उसकी जगह में रिवर्सिबल टेप का यूज कर लेती हूँ। अगर रेट की बात करें तो ये कम से कम 25 रुपये से 30 रुपये के बीच में आपका आ जाएगा। और आपको बंडल लेना है तो 12 पीस का एक पूरा बंडल आता है, रोल आता है, तो आप उसे पूरा रोल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके यूज होने वाला है तब लेना है, नहीं तो आप सिंगल पीस ले सकते हैं। लेकिन ये आजकल मेरे को काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है, तो इसके लिए आप लीजिए। 20 से 25 रुपये या 30 रुपये का ये आ जाएगा, लेकिन हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है हेमिंग का। अगर बाद में निकल भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस टाइम पे जब हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। वो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है नेक कैनवास पेपर। इसे आप फ्यूजिंग पेपर भी बोल सकते हैं, कई लोग बुकरम बोलते हैं, कई लोग कैनवास बोलते हैं। तो नाम अलग अलग है, लेकिन ये चीज़ एक ही है। इसे ज़्यादातर ब्लाउज के नेक में और ड्रेस के नेक में यूज किया जाता है। और कॉलर के लिए जो यूज किया जाता है वो थोड़ा सा थिक रहता है, उसका मटेरियल अलग रहता है, तो उसे मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी जब उसका यूज करेंगे। तो इसकी एक साइड प्लेन रहती है और दूसरी साइड में शाइनिंग रहती है और थोड़ा सा हाथ से टच करने में ये खुरदुरा लगता है। तो इस साइड में हमारा ग्लू रहता है, जिसे हम कपड़े के ऊपर गरम प्रेस से स्टिक करते हैं। इसमें 2-3 क्वालिटी आती हैं, इसके लिए आपको ध्यान से देख के लेना है। पेपर को खोल के आपको चेक करना है, बहुत पतला वाला नहीं लेना है, क्योंकि जब आप प्रेस से उसको चिपकाते हैं तो वो चिपकता नहीं है, प्रेस के साथ ही उल्टा निकल जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा जाड़ा वाला लेना है, मोटा वाला लेना है। अब एक दूसरी चीज़, कई लोग लाइक्रा पेस्टिंग में और ये पेपर पेस्टिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक्रा पेस्टिंग जो है वो लाइक्रा का फैब्रिक रहता है, जिसे हम ब्लाउज में उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए उसको यूज करते हैं। और ये पेपर पेस्टिंग है, इसको आपको उसमें यूज नहीं करना है। आप इसको साइड से थोड़ा फाड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो फट जाता है, क्योंकि ये पेपर का बना हुआ रहता है और थोड़ा भी जोर लगाएंगे तो आराम से ये फट जाता है। इसे हम केवल नेक के शेप में ही यूज करते हैं। लाइक्रा पेस्टिंग अलग रहता है, उसे जो हम पतले ब्लाउज रहते हैं, जॉर्जेट है, शिफॉन है, सिल्क है, उस टाइप के ब्लाउज में हम लाइक्रा फ्यूजिंग को अटैच करते हैं। एक तो उसका
लाइफ बढ़ता है। दूसरा जो उसमें कपड़ा बहुत पतला रहता है, तो हम ब्लाउज़ बनाने के बाद उसमें बहुत सारी क्रीज वगैरह जो आती है वो ख़त्म हो जाती है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ब्लाउज़ बनता है लाइक्रा पेस्टिंग चिपकाने से। तो वो मैं ब्लाउज के टाइम पे आप लोगों को दिखाऊंगी। नेक्स्ट आता है स्टिच ओपनर। तो अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा उसे यूज नहीं करती हूँ। आप स्टिच ओपनर ले सकते हैं, 15 to 20 रुपीज़ में अच्छा वाला आ जाता है। अगर थोड़ा सा हैवी लेना चाहेंगे तो 25 से 30 के बीच में आ सकता है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो सिलाई मशीन में जो हम सुई यूज करते हैं और कई बार उसके पॉइंट ख़राब हो जाते हैं, तो उसको हम निकाल के हम मैग्नेट में लगा सकते हैं। मेरे पास ये मैग्नेट है, तो इसमें मैं ज़्यादातर सभी चीज़ों को लगा देती हूँ, तो उससे भी काफ़ी अच्छे से स्टिच ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता दी है जो सिलाई करने से पहले आप ले सकते हैं। तो एक चीज़ और हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, वो है हमारी मशीन। तो यहाँ पर मेरे पास जो मशीन है मैं दिखा रही हूँ आपको, तो आपके पास जो है आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सेम चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कोई भी चीज़ का, और ये सिंगर की मशीन है और आपके पास जो भी है आप उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जो हम ब्लाउज क्लास में करने वाले हैं, बेसिक कोर्स में हम क्या करेंगे और एडवांस कोर्स में क्या करेंगे। तो पहले मैं बेसिक चीज़ के बारे में बात करूँगी। बेसिक में हम क्या क्या सीखेंगे, एक साइड में मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं और दूसरी साइड में हिंदी में है। तो पहला ब्लाउज है हमारा 1 टक्स ब्लाउज, दूसरा है 4 टक्स ब्लाउज, और थर्ड नंबर में आता है 4 टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट। बेल्ट को आप योग पट्टी वाला जो ब्लाउज बोलते हैं, योग पट्टी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगल कटोरी ब्लाउज, उसके बाद है डबल कटोरी ब्लाउज। सिंगल कटोरी ब्लाउज और डबल कटोरी ब्लाउज दोनों में बेल्ट लगती है, इसे आप योग पट्टी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसेस कट ब्लाउज, बोट नेक ब्लाउज, और उसके बाद है कॉलर नेक ब्लाउज, हाई नेक ब्लाउज, स्लीवलेस ब्लाउज और डीप नेक ब्लाउज। डीप नेक ब्लाउज में हम एकदम से ब्रॉड और डीप वाला ब्लाउज बनाएंगे। स्लीवलेस वाला भी बताना ज़रूरी है एक बार, इसके लिए मैंने ये सब चीज़ें बेसिक में रखी हुई हैं। ये तो मैंने बेसिक चीज़ें ली हुई हैं जिससे कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपको ये सब चीज़ें आ गई तो फिर आप कोई भी डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। अब आता है एडवांस में। तो एडवांस में हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले है प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज, तो इसमें बेल्ट हम लगाएंगे। दूसरा है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, थर्ड नंबर में है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट विथ बेल्ट। नेक्स्ट है पैक नेक ब्लाउज, और उसके बाद है प्रेप ब्लाउज, उसके बाद है डबल नेक ब्लाउज। डबल नेक ब्लाउज क्या रहता है, बैक साइड में डिजाइन आता है, फ्रंट में भी हम कर सकते हैं। जैसे बाहर की साइड से नेट का फैब्रिक रहता है और अंदर हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक रहेगा। अंदर के नेक में भी शेप बनेगा, नेक शेप बनेगा, और बाहर नेट से हमारा अंदर का नेक बाहर दिखता है, तो उसे डबल नेक ब्लाउज बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रैप ब्लाउज। स्ट्रैप ब्लाउज में आप पतली पट्टी वाला या चौड़ी पट्टी वाला 3 इंच 2 इंच आप जितना चौड़ा बनाते हैं उसके हिसाब से हम सीखेंगे। और स्ट्रैपलेस ब्लाउज, एक तो स्ट्रैप वाला रहता है, एक स्ट्रैपलेस रहता है। मैंने एक वंदना बुटीक में भी वीडियोस डाली है, अंदर की साइड से स्ट्रैपलेस है, बाहर से हमने बोट नेक नेट का बनाया हुआ है। अब आता है 1 शोल्डर ब्लाउज, उसके बाद हम करेंगे कोल्ड शोल्डर ब्लाउज, ऑफ शोल्डर ब्लाउज, जैकेट स्टाइल ब्लाउज, हल्टर नेक ब्लाउज, कोर सेट ब्लाउज, ओवरलैप ब्लाउज। एक दो ब्लाउज मुझे और इसमें ऐड करने हैं। मधु वाला पैटर्न का ब्लाउज बनाना है और सब्यसाची ब्लाउज भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बेसिक में हम क्या सीखेंगे और एडवांस में क्या सीखेंगे ये दोनों चीज़ शेयर कर ली हैं। अब मैं आप लोगों को मेजरमेंट बताने वाली थी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बॉडी मेजरमेंट्स के कुछ नाम बताऊंगी जो हमारे रेगुलर बोलने में, हमारी कटिंग में यूज होने वाले हैं, और बॉडी में किस तरीके से नाप लिया जाता है वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।